नमस्कार बच्चों। प्रगतिवाद के बाद आज हम प्रयोगवाद, जो अगला स्टेप है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का जो उपकालखंड प्रयोगवाद है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्रयोगवाद है क्या और इसका हिंदी साहित्य जगत में आगमन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार की कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाता है। तो सन 1943 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक का ये जो कालखंड है, समय अवधि है, इसे हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रयोगवाद ये कोई ऐसा वाद नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इसमें कवियों के द्वारा नए नए प्रयोग किए गए हैं। वो चाहे भाव पक्ष में हो या कला पक्ष में। भाव, भाषा, कला, शैली, अलंकार, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, या इन सब में एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया है इन प्रयोगवादी कवियों ने। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रयोगवाद का आरंभ कैसे होता है। जिस तरह से हमने बताया था कि छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद का जन्म हुआ, और आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप इस प्रयोगवाद का आगमन हुआ। यह प्रयोगवाद कैसे आया साहित्य जगत में, तो इस पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके लाने वाले, इसके संस्थापक कह सकते हैं, इस प्रयोगवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने सर्वप्रथम सन 1943 ईस्वी में 7 कवियों की नए प्रकार की रचनाओं का संकलन करके एक पत्रिका निकाली थी, और उसका नाम रखा गया था तार सप्तक। तो यह तार सप्तक क्या है? तार सप्तक वास्तव में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। इसमें जो 7 कवि थे, उसमें अज्ञेय तो सर्वप्रमुख थे ही। अज्ञेय के संपादन में ही यह पत्रिका निकली सन 1943 में। अज्ञेय के साथ साथ गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल कह सकते हैं, नेमचंद जैन, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा, ये सभी 7 कवि थे। और उन 7 कवियों के द्वारा यह तार सप्तक प्रकाशित हुआ, और इसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में। बच्चों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तार सप्तक 3 बार प्रकाशित हुए हैं। 3 तार सप्तक लिखे गए हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं कि इन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ये तार सप्तक के कवियों ने क्या लिखा है, उनकी प्रवृत्ति या विशेषता क्या रही है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। बच्चों, प्रवृत्ति को ही विशेषता भी कहा जाता है, यह बात ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी विशेषता पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि 2 विशेषताएं बताइए, कौन सी विशेषता प्रयोगवादी काव्य की है, या कौन सी प्रगतिवादी की है, या छायावाद की है। तो विशेषता पर भी ध्यान रखिए। प्रवृत्ति या विशेषता एक ही चीज है। तो इसमें जो हम सबसे पहली विशेषता देखते हैं, तो वो होती है घोर वैयक्तिकता। घोर वैयक्तिकता। इसका तात्पर्य होता है बच्चों कि वैयक्तिक रचना तो इसके पहले प्रगतिवाद में ही लिखी जाने लगी थी। वैयक्तिक रचना यानी व्यक्तिगत मूल्यों को ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था। छायावाद या उसके पहले की तरह की रचनाएं
के विद्रोह में कह सकते हैं या उनके प्रतिक्रिया स्वरूप में ये रचनाएं जो हैं घोर वैयक्तिक सी दिखने लगी। इसमें व्यक्ति मात्र का चित्रण किया जाने लगा, तो इसीलिए इसको कहा गया है। इसमें व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा से छोटा व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी भी व्यक्ति की कुंठा, निराशा, संतरास, उन सब का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए कहा गया घोर वैयक्तिकता। दूसरी विशेषता अगर हम इसकी देखते हैं तो वो है नग्न यथार्थवाद का चित्रण। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको भी समझ रहे हैं। नग्न यथार्थवाद, यथार्थ भी कह सकते हैं, नग्न यथार्थवाद का, नहीं वाद न लिखिए, नग्न यथार्थ का चित्रण कहिए इसको, नग्न यथार्थ का चित्रण। नग्न यथार्थ से यहां तात्पर्य है कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, जैसी गतिविधियां समाज में हो रही थी, व्यक्ति के अंतर मन की जो भावनाएं थी, उनकी जो पीड़ाएं थी, उनको बिल्कुल उसी रूप में, कहीं कोई दुराव या छिपाव नहीं रखा गया। जिस तरह से समाज में जो घटना घटित होती थी, मानव मन की जो भी सूक्ष्म क्या कह सकते हैं सोच थी, उस सब को इस कविता में, प्रयोगवादी काव्य में स्थान दिया गया। इसी को हम कहते हैं नग्न यथार्थवाद का चित्रण। कई जगह पर ऐसा मिलता है कि लोगों की काम, वासना, कुंठा आदि सब को इसमें दिखाया गया है। इसको हम एक तरह से अश्लीलता भी कहीं कहीं आ गई है, ये कह सकते हैं। और जो तीसरी विशेषता है वो है अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता, अति बौद्धिकता, यह क्या है? अति बौद्धिकता क्या है? इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और, अति बौद्धिकता कि इस समय प्रयोगवादी काव्य के कवियों में बौद्धिकता पर विशेष बल दिया। ये बुद्धिवाद के चक्कर में पड़ गए, हर चीज को तर्क वितर्क करके देखने लगे, जबकि कविता में बौद्धिकता के लिए इतना स्थान नहीं होता है। कविता भावना प्रधान होती है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि कविता में भावनाओं की अधिकता होती है, सहज हृदय से निकली हुई भावनाओं का चित्रण होता है, वो सांकेतिक होती है, वो काल्पनिक होती है, कविता काल्पनिक होती है। लेकिन इसमें उस कल्पना को कहीं स्थान ही नहीं दिया गया। इसमें हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया गया, और इसी का परिणाम है कि अतिशय बौद्धिकता के कारण, अति बौद्धिकता के कारण कविता में से कह सकते हैं कि उसका सौंदर्य नष्ट हो गया है। कविता कुरूप लगने लगी है, भद्दी दिखने लगी है। चौथी चीज जो हम देखते हैं इस काव्य की, प्रयोगवादी काव्य में, वो है भदेश, कुरूप और अनगढ़ रचनाएं। भदेश, कुरूप और अनगढ़। ये कह सकते हैं कि इसका काव्य हमें देखने में उतना भी सुंदर नहीं लगता है। इसमें तो छंद बंधन को कहीं स्वीकार ही नहीं किया। छंद बंधन ना होने के कारण यह कुरूप भी होता चला गया। अनगढ़ का तात्पर्य है कि यह गढ़ा हुआ, संस्कारित, परिमार्जित नहीं दिखता है। इस काव्य में लोगों ने अपनी यौन इच्छाओं को भी प्रकट करने में कहीं भी शर्म नहीं दिखाई है, ये आप कह सकते हैं। यौन भावनाओं, निराशा, कुंठा आदि सब का चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। इसीलिए कविता थोड़ा भदेश लगती है और लेखन शैली में अनगढ़ भी हो जाती है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया,
मेरे सपने उसी तरह चूर हो गए जैसे भुना हुआ पापड़। तो अब आप बताइए कि इसमें कहीं कविता दिखाई पड़ती है? प्यार का बल्ब फ्यूज हो जाना, इस तरह की बातें इसमें कही गई। सपनों का उस तरह से टूट जाना जैसे भुजा हुआ पापड़। तो इसमें हमें कवित्व का उतना दर्शन नहीं होता जितना बौद्धिकता का दर्शन होता है, जितना तर्क दिखाई देता है, जितना विज्ञान दिखाई देता है, उतना हमें इसमें काव्य दिखाई नहीं देता। और इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो वो है नवीन अलंकारों एवं उपमानों का प्रयोग। नवीन अलंकारों एवं उपमानों का प्रयोग। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस काव्य में हर क्षेत्र में नवीनता लाने का प्रयोग कार्य किया गया। नए नए प्रयोग किए गए, नए नए अलंकार रख दिए गए। अभी मैंने बताया कि जैसे स्वप्नों का उसी प्रकार चूर चूर हो जाना जैसे भुजा हुआ पापड़। तो इस तरह के उपमान और अलंकारों का प्रयोग इसके पहले काव्य में कभी नहीं होता था। तो इस तरह से नए नए अलंकार, नए नए उपमान इसमें भर दिए गए। कलंगी छरहरे बाजरे की कविता नायिका के सौंदर्य का चित्रण आपने तमाम तरह से देखा होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कलंगी छरहरे बाजरे, किसी नायिका के सौंदर्य की चित्रण बाजरे की कलंगी से की जाए, यह आपने कहीं शायद नहीं देखा होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस पर नए नए प्रयोग किए जाने लगे। और हुआ भी यही कि जब इनका दूसरा तार सप्तक आया तो उस प्रयोगवाद को लेकर इनकी बड़ी आलोचना भी हुई। इस पर कह सकते हैं कि लोगों ने प्रयोगवाद के बारे में पूछना चाहा, जानना चाहा कि आखिर ये प्रयोगवाद क्या है। उसका भी उत्तर अज्ञेय जी ने दिया है कि यह प्रयोगवाद कोई नया वाद नहीं है, कुछ अलग से लाया हुआ नहीं है। हम राहों के खोजी हैं, नए नए प्रयोग करके हम राहों की खोज कर रहे हैं, नई राह देखना चाह रहे हैं। और ये सभी कवि किसी एक स्कूल, तात्पर्य यह है कि किसी एक समुदाय से, किसी एक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं, इनकी विचारधारा अलग अलग है। भले ही ये 7 कवि इसी संकलन में आए हैं, एक ही संकलन में दिखते हैं, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं विचारधारा सबकी अलग अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन नए प्रयोग करने के कारण सबको प्रयोगवादी कहा गया है। तो आगे हम इसके उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इस काल के प्रमुख कवियों को लिख दें। रचनाएं देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। फिर हम बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से सप्तक लिखे हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं अज्ञेय। मैं संक्षेप में उनका नाम लिख देता हूं: सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। नाम को आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। इसमें नाम लिखें तो पूरी लाइन में नाम ही आ जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। देखिए जो रचनाएं ज्यादा पूछी जाती उनको ले रहा हूं मैं। आंगन के पार
द्वार। इसी तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं। चिंता, ये भी इनकी रचना। भग्नदूत इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर आंगन के पार द्वार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे कवि के रूप में अगर हम देखें तो वो हमको मिलते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। आपसे इसमें रचनाएं पूछी जाती हैं और कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि प्रयोगवादी दो कवि कौन हैं, ये इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इसमें इनकी रचनाएं क्या हैं, बोध की, मुक्तिबोध जी की रचनाएं क्या हैं, इसको आप देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और एक और रचना इनकी प्रसिद्ध है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक आध और कभी हम ले लेते हैं, गिरजा कुमार माथुर को ले लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर। देखिए कलम चलना बंद कर देता है बार बार बच्चों। धूप के धान, इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो वो है धूप के धान, ये रचना भी बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई है। और शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, तो वैसे तो इतनी ही पर्याप्त हो जाती हैं। हम कुछ और एक आध कवियों का नाम आपको दे देते हैं और उसमें हम ये बताएंगे आपको कि वो कवि सभी सप्तक के हैं और जितने भी कवि इसमें दिखाई भी देते हैं वो कर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमिचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल, ये कुल मिलाकर के 7 कवि हुए। ये सातों प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। बच्चों मैं चाहता था लेकिन अब इसमें स्पेस नहीं रह गया है, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये प्रथम तार सप्तक है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो सातों कवि हैं ये प्रथम तार सप्तक के हैं। प्रथम तार सप्तक, यहां मुझे लिखना पड़ रहा है, ध्यान रखना है तुम्हें। अगर पूछा जाए तो ये प्रथम शब्द नहीं आता है क्योंकि 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तब इनको ये नहीं पता था कि हम और तार सप्तक आगे प्रकाशित करेंगे, इसलिए इसमें प्रथम तो नहीं जुड़ा था। लेकिन अब जब दूसरा, तीसरा, चौथा कई तार सप्तक बन गए तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का नाम देना पड़ा। और इस तार सप्तक का प्रकाशन बच्चों हुआ था सन 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, उसका मतलब प्रथम होगा। लेकिन जब द्वितीय पूछा जाएगा तो उसमें द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ यह पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रथम तार सप्तक में जो कवि थे वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल। बच्चों जो नीचे नेमचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हमने नहीं दी है, इसका कारण है कि इनकी कुछ फुटकर रचनाएं थी जो उस समय की पत्र पत्रिकाओं में छपती थी। तो बच्चों आपने पीछे ये देखा कि प्रयोगवाद में 4 बार
संपादन किया गया, 4 प्रकाशन हुए किसके, तार सप्तक के। हमने पहले तार सप्तक के सभी 7 कवियों और उनकी रचनाएं आपको लिखा दी है। उस तार सप्तक का प्रकाशन मैंने बता दिया था कि सन 1943 में हुआ था। उसके बाद दूसरा तार सप्तक, जिसे हम द्वितीय तार सप्तक भी कहते हैं, इसका प्रकाशन सन 1951 में हुआ। और जो फिर तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उसका प्रकाशन सन 1959 में हुआ। इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 43 के बाद 8 साल बाद दूसरा, फिर 8 साल बाद तीसरा, हर 8 साल बाद ये तीनों क्रम से प्रकाशित हुए हैं। अब प्रथम के कवियों को और उनकी रचनाओं को मैंने बता दिया, जिसमें अज्ञेय प्रमुख थे। वैसे अज्ञेय संपादक सबके हैं, लेकिन इसमें अज्ञेय जी संपादक नहीं है, और संपादक हैं सॉरी, लेकिन इसके कवि नहीं है, न द्वितीय में है, न तृतीय में है, और न आगे चतुर्थ में है। वैसे इनसे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन कभी आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में कि द्वितीय सप्तक के किसी एक कवि का नाम बताओ, या तृतीय सप्तक के किसी एक कवि का नाम बताओ, तो इसलिए मुझे यह लिखना पड़ा। तो ध्यान दीजिए, द्वितीय सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 और तृतीय का 1959 है। अब द्वितीय में कौन कौन से कवि हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ये 7 कवि द्वितीय तार सप्तक में हैं। और तृतीय तार सप्तक के कौन से कवि हैं? उसमें जो 7 लोग हैं वो हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। इस तरह से 3 को आपने देख लिया। पहला तार सप्तक सन 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। और अगर चौथा पूछा जाए, वैसे चौथा आपके पाठ्यक्रम की चीज नहीं है, वो स्नातक और परास्नातक स्तर पर यानी बीए और एमए की कक्षाओं में उसकी चर्चा होती है। तो उसका प्रकाशन कह सकते हैं इससे 20 वर्ष बाद हुआ, 79 में हुआ था। 59 के बाद 79 में उसका प्रकाशन हुआ, 20 वर्ष बाद। लेकिन उसके संपादक तब भी अज्ञेय जी ही थे। उसके कौन कवि थे? अब उसको अगर हम यहां लेते हैं तो ये बार बार हमें हटाना पड़ता है, तो बस इतना ही आप समझ लें कि प्रयोगवाद अज्ञेय जी के द्वारा संपादित है। इसका प्रकाशन सबसे पहले सन 1943 में हुआ, और इसके अंतर्गत 3 तार सप्तक आए। तार सप्तक का मतलब मैंने बता दिया। तार का मतलब एक पत्रिका समझ लीजिए, एक चिट्ठी, एक पत्र, एक पत्रिका मान लीजिए। और सप्तक का मतलब है 7 से, यानी हर सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। और ये जो एक सप्तक में है वो दूसरे सप्तक में नहीं है। तो यहीं तक। धन्यवाद बच्चों। आगे फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे।